पास सिलेबस नहीं है प्लीज़ मैसेज ज़रूर करना, ताकि मैं ग्रुप में वापस सिलेबस रीसेंड कर सकूं, ठीक है। और कोई भी डाउट वगैरह हो बच्चों प्लीज़ ग्रुप में आप पूछिएगा। अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप एक बार ग्रुप में मैसेज जरूर करें। क्लियर। आज हम लेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान लिखित होता है, कठोर होता है और फेडरल सिस्टम को जो है वह इंडिया में फॉलो किया गया है, संघात्मक शासन व्यवस्था को फॉलो किया गया है। अब हम नेक्स्ट विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के अंदर एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन व्यवस्था, फेडरल गवर्नमेंट विद सम यूनिटरी सिस्टम। मैंने आपको बात की थी कि भारतीय संविधान के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, फेडरल सिस्टम को अपनाया गया है। फेडरल सिस्टम में क्या होता है बेटा, केंद्र और राज्यों के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर किया जाता है, शक्तियों का बंटवारा किया जाता है कि केंद्र सरकार के विषय अलग होंगे, राज्य सरकार के विषय अलग होंगे और हर गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, अपने अपने कार्य क्षेत्र में क्या होगी, स्वतंत्र होगी। तो जहाँ पर भी शक्तियों का बंटवारा आता है, सेपरेशन ऑफ पावर आता है, तब अपन उस शासन व्यवस्था को बोलते हैं फेडरल सिस्टम या संघात्मक शासन व्यवस्था। अब भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था भी है और कुछ ऐसे लक्षण हैं, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसके कारण भारतीय संविधान को एकात्मक भी कहा गया है। तो एक तरह से ये कोऑर्डिनेशन है संघात्मक और एकात्मक का। एकात्मकता के लिए, यूनिटरी सिस्टम के लिए भारत में है इकहरी नागरिकता का कंसेप्ट, यानी कि जो सिंगल सिटीजनशिप है। हम प्रिम्बल में क्या कहते हैं, हम भारत के लोग, यानी कि हम सब जो है वह भारत के निवासी हैं, हमें स्टेट वाइज जो है वह सिटीजनशिप नहीं मिली हुई है। एकल नागरिकता का, सिंगल सिटीजनशिप का यहाँ पर कंसेप्ट है। दूसरा ये है कि हमारी जुडिशरी जो है वो क्या है, स्वतंत्र है और जुडिशरी भी क्या है, एक है। आप सबको पता है कि सबसे ऊपर जो है वो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या होता है, हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के नीचे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो यहाँ पर न्यायपालिका, आपकी जो जुडिशरी है वो भी क्या है, सिंगल है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है। और स्टेट गवर्नमेंट में सबसे प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करना है ना, उनको इलेक्टेड जो है वह करना, उनको पोस्ट देना, तो वो भी किस में आता है बेटा, आपके यूनिटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। यूनिटरी सिस्टम के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल का निर्वाचन किया जाता है। ये विशेषता भी यूनिटरी सिस्टम के अंतर्गत आती है। फिर बाद में राष्ट्रपति को पावर मिली हुई है इमरजेंसी के टाइम, यानी कि जब आपका वॉर हो या बाह्य आक्रमण हो या फिर आंतरिक अशांति हो, है ना, आपका जो है वह इनर वायलेंस की ऐसी संभावना हो, तो उसमें राष्ट्रपति के द्वारा आपातकालीन या संकटकालीन जो है वह घोषणाएं की जा सकती है। तो उस समय हमारा देश जो है वह क्या हो जाता है, संघात्मकता से एकात्मक हो जाता है, यूनिटरी सिस्टम हो जाता है। और उस समय जो है वह नागरिकों की जो भी फंडामेंटल राइट है, उनको जो फ्रीडम मिली हुई है, उन पर सब पर रेस्ट्रिक्शन लग जाते हैं। तो हमारा भारतीय संविधान क्या है, संघात्मक भी है और उसमें जो है वह यूनिटरी सिस्टम के भी कुछ लक्षण है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर पाई जाती है। यहाँ तक क्लियर बेटा। फिर हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट की और फंडामेंटल ड्यूटीज की। भारतीय संविधान के अंदर आप सभी जानते हैं कि 1947 तक हम क्या थे, हमारा देश आज़ाद हुआ था और हम उससे पहले ब्रिटिश हुकूमत के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के क्या थे, अत्याचारों से दबे हुए थे। इसलिए भारतीय संविधान के अंदर जो आपके लोग हैं उनको फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए गए हैं। संविधान के अंदर इन फंडामेंटल राइट्स का भी उल्लेख है, जो कि राज्य और सरकार दोनों के विरुद्ध भी हो सकते हैं। इन अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है। ये फंडामेंटल राइट जो है वह अभी रिसेंटली जो है वह 6 है, इसमें प्रॉपर्टी के फंडामेंटल राइट्स को जो है वह हटा दिया गया था। अब ये फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता, है ना, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार है, राइट टू एक्सप्लोटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, राइट टू रिलीजन, धर्म के लिए अधिकार है, कल्चर और एजुकेशन राइट्स।
और इन मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमको एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी मिला हुआ है, जिसे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके, तो फंडामेंटल राइट का जब भी हनन हो तो उसके लिए हमको एक और अधिकार मिला हुआ है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके लिए व्यक्ति जो है वह केस दायर कर सकता है अपने फंडामेंटल अधिकार का हनन होने की स्थिति में। अब मौलिक अधिकार जो है वह अमेरिका और आयरलैंड की तरह भारतीय संविधान में नागरिकों को भी प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा जो है वह नागरिकों को फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई है, और ये सेक्शन जोड़ा गया है भारतीय संविधान के पार्ट 4 के अंदर। भारतीय संविधान के पार्ट 4 और उसका ए पार्ट के अंदर जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया है। इसके अलावा इनकी संख्या जो है वो कितनी है बेटा, 10 है। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है, 10 है। उसके बाद में इनको ऐड किया गया है 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये कब हुआ था, 1976 के अंदर हुआ था। इसके द्वारा इन 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। इसके अलावा 86 में एक और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किया गया, और वो चेंजेस हुआ और 2002 को एक और फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई। इस प्रकार से अभी जो मूल कर्तव्य है उनकी संख्या है 11। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं, मौलिक अधिकार की संख्या है 6 और मूल कर्तव्य भी डिस्क्राइब किए गए हैं, उन मूल कर्तव्यों की संख्या है 11, और ये सभी जो है वो पार्ट 4 के अंदर डिस्क्राइब है। भारतीय संविधान के पार्ट 4 के अंदर डिस्क्राइब है, मूल कर्तव्य है पार्ट 4 के ए के अंदर। तो 10 मूल कर्तव्य थे पहले, जिनको 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद में 86 में एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, यानी कि संविधान में चेंजेस किया गया, और 10 में एक और मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई। अभी इनकी संख्या कितनी है, 11 है। तो भारतीय संविधान के अंदर भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों जोड़े गए हैं। फिर हम बात करते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका यानी कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका जो है वह स्वतंत्र है, वह अपने डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है, और उसको संविधान की व्याख्या करने का अधिकार जो है वह प्राप्त है, और कोई विधि जो है वह कानून के विरुद्ध हो तो उसको इनवैलिड भी घोषित डिक्लेयर जो है वह करने का अधिकार जुडिशरी का होता है। एक और बात, भारतीय संविधान में पार्लियामेंट्री सिस्टम भी है, और यहाँ पर जुडिशियल सुपरमैसी को भी फॉलो किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन में क्या है, वहाँ पर सॉवरेन पावर यानी कि संप्रभुता किसमें निहित है, पार्लियामेंट में है। पार्लियामेंट क्या होती है, किसी भी विधि को जो है वह बना सकती है, उसको कोई अवैध घोषित नहीं कर सकता है। इवन जुडिशरी भी, न्यायपालिका भी संसद के द्वारा बनाई गई लॉ को, विधि को अवैध घोषित नहीं कर सकती है। जबकि अमेरिका में क्या होता है, सॉवरेन पावर यानी कि संप्रभुता शक्ति किसके पास है, न्यायपालिका को है, प्राप्त है। न्यायपालिका क्या करती है कि वहाँ पर जो कार्यपालिका है, यानी कि वहाँ का कार्यपालिका का हेड कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए आदेशों को भी एग्जामिन करती है। इवन वहाँ की पार्लियामेंट, जिसको कांग्रेस कहते हैं, उसने भी कोई भी लॉ बनाया है, उसको जो है वो चेक करने का काम होता है वहाँ की जुडिशरी का। ठीक है, तो वहाँ पर अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट की सर्वोच्चता है कि संसद ने कोई भी कानून बना दिया तो कोई भी जुडिशरी भी अगर वो रॉन्ग है तो भी उसको जुडिशरी भी इनवैलिड घोषित नहीं कर सकती है। जबकि भारत में इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वह एडॉप्ट किया गया है कि यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम की भी सुपरमैसी को फॉलो किया जाता है और जुडिशरी की भी सुपरमैसी को यानी कि उसकी सर्वोच्चता को फॉलो किया जाता है। संसद कोई भी विधि बनाती है तो संसद
अगर कोई विधि गलत बनाती है, इनवैलिड बनाती है, तो न्यायपालिका उसको अवैध घोषित कर सकती है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी किसका होता है? न्यायपालिका का होता है। एक तरह से वह संविधान की रक्षक है। जबकि पार्लियामेंट को भी अधिकार दिया गया है कि वह न्यायपालिका जुडिशियरी की सीमा को जो है वह क्या करे? कंट्रोल करवाए, यानी कि उस पर अंकुश लगाने का काम कौन करता है? पार्लियामेंट करता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर? इसके अलावा दुर्गादास बसु ने भी कहा है कि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और मतलब भारतीय संविधान जो है वह एकात्मक भी है और संघात्मक भी है, दोनों का मिश्रण है। इसके अलावा यहाँ पर न तो अमेरिका की जो न्यायिक सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है, न ही ब्रिटेन की जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम को स्वीकार किया गया है, बल्कि इसमें एक मध्य मार्ग को अपनाया गया है। मिडल जो है आपका मिडल मार्ग को जो है वह फॉलो किया गया है। क्लियर यहाँ तक? फिर हम बात करते हैं वयस्क मताधिकार अडल्ट फ्रेंचाइजी की। भारत में वोट देने का अधिकार है। 18 वर्ष का व्यक्ति जो है वो वोट दे सकता है। आर्टिकल जो है आर्टिकल 325 और 326 के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति जो आपका वयस्क हो, यानी कि अडल्ट हो, पागल और अपराधी नहीं हो, है ना, पागल अपराधी नहीं हो, दिवालिया घोषित नहीं हो और किसी भी धर्म, लिंग, जाति का हो, उसको वोट देने का अधिकार है। यानी कि अडल्ट फ्रेंचाइजी का अधिकार इंडिया में सभी वर्ग के लोगों को दिया गया है जिसकी एज 18 ईयर हो। आर्टिकल जो है 325 एंड 326 के अकॉर्डिंग। क्लियर बच्चों? इसके अलावा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। हमने पढ़ा कि भाई नागरिकों को क्या अधिकार मिलना चाहिए, नागरिकों को क्या कर्तव्य है अपने देश के लिए। उसी प्रकार से एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए राज्य की क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, राज्य के क्या उद्देश्य होने चाहिए, उनको मेंशन किया गया है नीति निर्देशक तत्वों से, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। मौलिक अधिकार जो है वो केस योग्य है, मतलब अगर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता है, धर्म के अधिकारों का हनन होता है या उसका शोषण किया जाता है तो वह न्यायालय में शरण ले सकता है। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को वाद योग नहीं होते हैं, उनको किसी जैव न्यायालय के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। इनको जुडिशियल पावर तो नहीं मिला हुआ है, लेकिन इनको पॉलिटिकल पावर जरूर मिला हुआ है। आर्टिकल 37 के अंदर कहा गया है कि यह एक तरह से कुछ विशिष्ट सिद्धांत होते हैं, बेसिक सिद्धांत होते हैं और इनको जो है वह न्यायालय के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसमें क्या होता है कि राज्य के कर्तव्य है कि राज्य को क्या क्या काम करने चाहिए एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए, एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए। तो राज्य के उद्देश्य इसके अंदर बताए गए हैं। क्लियर बच्चों यहाँ तक?